अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आपका ये हफ्ता? मौसम कैसा है आपकी तरफ? यहाँ तो स्मोक है ढेर सारी, और स्मोक की जो केमिस्ट्री है वो हमने पढ़नी है अपने नेक्स्ट चैप्टर में कि स्मोक होती क्या है। वैसे अगर आप लोग शेयर करना चाहो कि व्हाट इज़ द केमिस्ट्री बिहाइंड स्मोक तो आप लोग बता सकते हो। और मुकद्दस है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बोलिए। वालेकुम सलाम मुकद्दस। उसके अलावा अब्दुल फाइज अंसारी हैं। और आई गेस यू आर ए न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। मैं हूँ सैरिश, आपकी केमिस्ट्री टीचर। मेरे साथ पढ़ते हो आप लोग केमिस्ट्री, ठीक है। सो जी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करना है जो कि है मैक्रोमोलिक्यूल्स। और मैक्रोमोलिक्यूल्स में ज़्यादातर आपकी बायोलॉजी काम आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स या फिर न्यूक्लिक एसिड है वो सारे का सारा आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, आपकी बॉडी बनाते हैं, ठीक है। और उससे पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। और इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कहाँ पूछते हो? ऑन आवर जीमेल एड्रेस विच इज़ @casachemistry@gmail.com, ठीक है। और इसके अलावा ये कि आज हम मैक्रोमोलिक्यूल की चूंकि बात कर रहे हैं, सो मैंने उससे पहले स्मोक की बात की है। तो क्या हिस्ट्री है स्मोक के पीछे? आपको क्या लगता है ये जो आजकल स्मोक फैली हुई है ये क्यों है? और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि अगर तो आप लॉरिये हैं, ठीक है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि लॉरियों के साथ क्या हो रहा है आजकल। अगर तो आप लाहौर के रहने वाले हैं, सो रिसेंट डाटा के मुताबिक जो लाहौर है वो एयर पोल्यूशन के लिहाज से, यानी कि फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से सेकंड नंबर पे आ चुका है, जबकि कराची जो है 5th नंबर पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो आपके जितने भी व्हीकल्स हैं वो जो धुआं छोड़ रहे हैं और एयर पोल्यूशन में इजाफा कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्मोक भी ज़्यादा होती है। अगर आपके इसके बारे में क्या ख्याल है कि हुकूमत क्या कर सकती है इस चीज़ में? जैसे उसने हुकूमत ने क्या किया, हेलमेट्स को कंपल्सरी करा दिया, तो इसके अलावा हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए स्मोक रिड्यूस करने के लिए? तो आपके जो व्यूज़ हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आज हमारे पास टाइम है कि हम, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल थोड़ा इजी टॉपिक है, थोड़ा बायो रिलेटेड है, केमिस्ट्री भी आएगी इसमें, पहले हमने केमिस्ट्री इसकी पढ़नी है और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, ओके। मुकद्दस कह रही है मैम कसूर में भी बहुत स्मोक है आजकल। ओके, आजकल स्मोक फैली हुई। अच्छा, स्मोक होती क्यों है? क्यों इस मौसम में आती है? लाइक व्हाई नॉट इन विंटर्स, व्हाई नॉट इन समर्स, व्हाई इन दिस ऑटम सीजन? इस ऑटम सीजन या खज़ां में क्यों आती है स्मोक? अगर आप लोग उसकी रीज़न शेयर करना चाहो तो ज़रूर बताएं। और स्मोक से बचने के लिए इट्स रिकमेंडेड कि प्लीज़ जब भी आप कभी बाहर जाते हो, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने मास्क ज़रूर पहनना है। क्यों? क्योंकि ये स्मोक होती है जब आपकी बॉडी में जाती है, ये क्या करती है, हार्मफुल होती है, ठीक है। विशा आसिम है हमारे साथ। हेलो विशा, कैसी हैं आप? और मुकद्दस ने कहा कि मैम आप कल नहीं आई, और सरप्राइज टेस्ट, इसलिए तो सरप्राइज टेस्ट था कि मैं नहीं आई। दो सरप्राइज इकट्ठे, एक तो मैं नहीं आई और दूसरा जो आपको टेस्ट मिल गया। ये हमारी तरफ से आपको डबल सरप्राइज मिले हैं। अभी तक मुझे किसी ने अटेम्प्ट करके नहीं भेजा, वेरी वेरी सैड, रियली सैड। और विशा ने कहा स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ smoke and fog. Yes, it's a mixture of smoke and fog. But why in this season? क्यों ये स्पेसिफिकली नवंबर में स्टार्ट होती है या अक्टूबर के एंड पे स्टार्ट होती है? और पिछले कई सालों से इसका पैटर्न सेम है। क्यों है ऐसा? अगर आप लोग इस बारे में शेयर करना चाहो तो आप लोग शेयर कर सकते हो। और हाँ, मैं आपको क्या बता रही थी इसे बचने के लिए। दूसरा ये है कि आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़रूर पियो, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको वही पता है कि जब आपको फ्लू वगैरह होता है तो उसमें भी आपको रेकमेंड किया जाता है पानी ज़्यादा पिए। आपकी बॉडी में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इजीली रिमूव हो जाती हैं जब आप ज़्यादा पानी पीते हो। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि ज़्यादा पानी पिए ताकि आपको कम से कम नुकसान हो, ठीक है। अगर स्मोक की बात ख़त्म हो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। चलिए जी मैक्रोमोलिक्यूल्स पे आते हैं। मैक्रो मीन जी, मैक्रो का क्या मतलब है? मैक्रो मेरा ख्याल है एक अदद, क्या होता था? मैक्रो इज लाइक कुछ क्या है मैक्रो? आप मुझे बताओ मैक्रो क्या है। मैं तो बताऊंगी आपको मैक्रो क्या है, पर आप मुझे बताओ मैक्रो क्या है। अच्छा, हम लोगों ने प्रोटीन्स पढ़ी हैं पिछले चैप्टर में, अमाइनो एसिड्स डिस्कस करके आए हैं हम लोग। उसमें हमने पढ़ा है कि पेप्टाइड बॉन्ड होता है हमारे पास विच इज़ ऑफ कंपोज ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। ढेर सारे अमाइनो एसिड्स के दरमियान में लिंकेज होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनी और प्रोटीन बनते हैं।
तो वो जो आपके पास लॉन्ग लॉन्ग चेन्स हैं वो आपके पास क्या है, वो आपके पास बनाती हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। मोहम्मद फैज़ान है हमारे साथ। जी फैज़ान कैसे हैं आप? और आई गेस कल आपको भी सरप्राइज लगा होगा टेस्ट देख के कि ये क्या चल रहा है। मैंने पढ़े आप लोगों के कमेंट्स के ये क्या चल रहा है, आपने पूछा, जिसके जवाब में मुकद्दस ने कुछ कहा था कि आप इतने दिनों बाद आए हो इसलिए ये आपके लिए सरप्राइज है। आई गेस कुछ ऐसी बात थी ना। सो सरप्राइज खत्म हो गया है, मैं वापस आ गई हूँ। तो अब आपने पढ़ना है आज मैक्रोमोलिक्यूल्स। जी मुकद्दस कह रही है मैक्रो मीन बिग एंड माइक्रो मीन स्मॉल। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम जो है हम क्या है, हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म है। जो आपके पास बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया प्रोटीन्स की, कि प्रोटीन्स आर द बिग एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो अब हम इसको साइंटिफिकली स्टार्ट करते हैं कि आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स है क्या, ठीक है। सो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बेसिकली दे आर पॉलीमर्स ऑफ रिपीटेड यूनिट्स, यानी कि एक यूनिट अपने आप को बार बार रिपीट करता है। जैसे अमाइनो एसिड्स है, प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन डिफरेंट अमाइनो एसिड है, 20 किस्म के अमाइनो एसिड है, जिसमें 10 आपकी बॉडी बना सकती है, 10 नहीं बना सकती है। सो वो जो 10-20 आपके पास अमाइनो एसिड है उनका सीक्वेंस रिपीट होगा। क्या पता आपके पास हिस्टिडीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन आ जाए, ठीक है। और इसी तरह डिफरेंट जो ऑर्डर है वो रिपीट हो, आपके पास आर्जिनिन आ जाए बीच में, ठीक है, ल्यूसिन आ जाए बीच में, और क्या हो सकता है, एस्पार्टिक एसिड आ जाए, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड आ जाए, वेलाइन आ जाए। सो ये डिफरेंट आपके पास क्या है, डिफरेंट मोनोमर्स हैं जो कि मिलते हैं थ्रू बॉन्डिंग। और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो उसके अंदर स्पेसिफिक बॉन्डिंग है जिसका नाम क्या है, पेप्टाइड लिंकेज। जी फैज़ान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सुनिए खुशी हुई कि आप लोग भी ठीक हो। So they are basically giant and complex molecules. It is made of linking together of large number of small molecules, and these small molecules are repeating themselves. Like अगर आप ये देखो तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, इन्होंने आपस में क्या किया, इन्होंने आपस में लिंकेज बनाया और लंबी सी चेन बना दी है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास पोलीमर है। नाउ पोली मीन मैनी एंड मर मीन यूनिट। इसी तरह मोनो मीन एक, मर मीन यूनिट। मोनोमर इज 1 यूनिट, पोलीमर इज मैनी यूनिट। वो एक यूनिट अपने आप को बार बार रिपीट करता है। अब इसी तरह पोलीमर के टाइप आ जाएंगी, कुछ ऐसे होंगे जिसमें डिफरेंट टाइप के यूनिट्स होंगे। लाइक आपके पास प्रोटीन है, इसमें 20 डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स हैं। इसी तरह आपके पास डीएनए है, डीएनए में आपके पास 4 डिफरेंट टाइप के यूनिट है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये क्योंकि हमने चैप्टर के एंड पे पढ़ना है इसलिए मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रही हूँ। देन आपके पास पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक यूनिट है, ये जो प्लास्टिक की चीजें होती हैं, एक यूनिट है, दैट वन इज विनाइल क्लोराइड, जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। सो ये डिफरेंट चीजें जब मिलती हैं तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनता है पॉलीमर, ठीक है। यहां से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं। देन आपके पास कि इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो हम कहते हैं कि इनके 2 किस्म के ओरिजिन है, एक वो जो नेचुरल है, एक वो जो सिंथेटिक है। यानी कि एक वो जो आपके पास ऑर्गेनिक है, एक वो जो आपके पास मैन मेड है, ऐसे ही कह सकते हो ना। ऑर्गेनिक आजकल जो हम वर्ड यूज करते हैं ऑर्गेनिक, अगर आप देखो तो ऑर्गेनिक जो हम कॉमन लैंग्वेज में आजकल यूज कर रहे हैं वो इसके लिए नहीं कर रहे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की कंपाउंड, इसका मतलब है नेचुरल ओरिजिन। जिस किस चीज का भी नेचुरल ओरिजिन होता है हम उसको फैजान पूछे मैम अभी कहाँ पहुंचे हैं। फैजान हम हैं चैप्टर नंबर 14 पे, विच वन इज मैक्रोमोलिक्यूल्स। और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इसमें आपको कोई ज़्यादा साइंस नहीं लगानी। सो आपने प्लीज़ 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 ये लेक्चर साथ साथ लेना है, ठीक है। फिर आप कहते हो कि मैंने आपको सरप्राइज दे दिया। सो इजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं है। और इसके आगे जितने भी चैप्टर है ना, लाइक 14, 15, 16, वो सारे इजी हैं। सो आपने प्लीज़, इसका ऑर्गेनिक से कोई ताल्लुक नहीं है, या ऑर्गेनिक से थोड़ा सा हटके हैं। सो आपने ये टॉपिक लेने हैं। बात क्या करी थी मैं, हाँ ऑर्गेनिक। आजकल हम ऑर्गेनिक चीज़ किसे कहते हैं, हम ऑर्गेनिक चीज़ उसको कहते हैं जो कि नेचुरल ओरिजिन की, और सिंथेटिक वो जो मैन मेड हो। सो ये जो नेचुरल है ये ऑर्गेनिक मैं इस लिहाज से बोल रही हूँ, लाइक आपको ऑर्गेनिक सब्जियाँ, नेचुरल सब्जियाँ जिनको नेचुरल खाद दी जा रही है। एक आर्टिफिशियल खाद है जो कि यूरिया है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूरिया, आपके पास पोटेशियम फॉस्फेट है, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स हैं। सो ये आपके पास ऑर्गेनिक है। जी मोहम्मद फैजान पूछे आज स्टार्ट किया, जी आज ही स्टार्ट किया है हमने, ठीक है, क्लियर है।
चले आगे है ऑन द बेस ऑफ मोनोमर्स। अभी मैंने आपको टाइप बताई थी कि जैसे आपके पास प्रोटीन है, सो उसके अंदर डिफरेंट पॉलीमर्स हैं, उसके अंदर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स हैं, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। सो इसी तरह होमोपोलीमर है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके अंदर जो विनाइल क्लोराइड है यानी कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH विद क्लोरीन, ये यूनिट अपने आप को बार बार रिपीट करता है। और फिजान पूछे मैम पीछे से इसका कोई रिलेशन नहीं है, नहीं, ये एक नया टॉपिक है। हाँ, अमाइनो एसिड्स आएंगे आपके पास, कंडेंसेशन रिएक्शन आएंगे, बट ये पीछे से रिलेट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ये अब हम जरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हट के बायोकेमिस्ट्री की तरफ आ गए हैं, ठीक है। दो इसके अंदर ऑर्गेनिक भी है लेकिन बायो ज़्यादा है। अच्छा, फिर उसकी अगर हम लीनियर की बात करें तो हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर आते हैं। सो अगर आप इसकी शेप डिस्कस करना चाहो तो इस तरह की इसकी शेप है। एक ये लीनियर, जिस तरह आप लोग लीनियर हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हो, इस तरह लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। एक होता है ब्रांच, जिस तरह आपके पास पॉलीमर्स होते थे उनकी कोई ना कोई ऐसे ब्रांच निकल आती थी, ठीक है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इसमें भी कोई ना कोई ब्रांच हो सकती है। देन आपके पास आता है नेटवर्क। ये देखो, ये आपस में एक, ये दो हैं, ये दोनों ब्रांचेस हैं और यहाँ पे ये ब्रांचेस क्या कर रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं। सो ये क्या बन रहा है, क्रॉस लिंकेज हो रही है या फिर नेटवर्क बन रहा है। तो हम इसके स्ट्रक्चर की बेस पे हमने इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया, लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड। क्लियर है? क्लियर है तो बता दें, क्लियर है, नहीं क्लियर है तो भी बता दें कि दोबारा एक्सप्लेन कर दें। आई थिंक सो कि इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ईजी टॉपिक है ये। इससे जो क्वेश्चन आएगा वो मैं बता देती हूँ। इससे MCQs नहीं आते हैं इस टॉपिक से। सो इनसे शॉर्टर से क्वेश्चन आते हैं। सो आगे पढ़ने हमने, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन लेकिन पढ़ने हैं कि अगर पेपर में आ जाए तो फिर आप ये ना कहें कि मैडम ने कहा था इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई पढ़ने तो है ना, इसको याद तो करना है हमने, ठीक। ओके, लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक। देन हेट्रोपोलीमर, जैसा मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, आपके पास क्या है। ओके, फिजान कह रहे हैं इंट्रोडक्शन रिपीट कर दें। फिजान, हमने इंट्रोडक्शन में बात की है कि हमारे पास पॉलीमर क्या है। सो पोलीमर हमारे पास है, पोली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है यूनिट, कोई एक हिस्सा। सो दे आर मेड अप ऑफ लिंकिंग टुगेदर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड एज मोनोमर। छोटे छोटे मोनोमर मिलके आपके पास पोलीमर बनाते हैं, ये हमने बात की है, ठीक है। सो उसके बाद हमने इसकी टाइप्स डिस्कस की हैं कि आपके पास एक नेचुरल है जो कि नेचर में है, एक वो है जो मैन मेड है। सो नेचर की मैंने आपको एग्जांपल दी, आपकी अपनी बॉडी देख लो, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है, आपकी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड है, आपकी बॉडी में प्रोटीन है, आपकी बॉडी में लिपिड्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं हमारे पास नेचुरल। सिंथेटिक देख लो तो सिंथेटिक में आपके पास पॉलीएस्टर आ जाता है। ये जिसमें आप चाय पीते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, डिस्पोजेबल ग्लासेस बोलते हो, पॉलीएस्टर। देन आपके पास PVC प्लास्टिक्स आ जाते हैं। सो ये क्या है, ये आदमी ने बनाया है, खुदा ने तो नहीं उतारे थे कि ये लो तुम्हारे पास डिस्पोजेबल ग्लास हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये हमने बनाए हुए हैं। दीज आर बेसिकली ऑर्गेनिक हैं ये, और दूसरा ये ऑर्गेनिक नेचुरल नहीं है, मतलब मैन मेड है। और दूसरा ये कि बहुत हार्मफुल होते हैं, कभी भी प्लीज़ प्लीज पॉलीस्टाइरीन के चीज़ों में खाना मत खाया करें। क्यों? क्योंकि ये चूंकि ऑर्गेनिक है, जब ये हीट होती है तो आपको पता है रिएक्शन होते हैं। हमने हीट पे कितने रिएक्शन करवाए हैं, रिएक्शन होगा वो सारे का सारा जितना भी वो पॉइजन आपके अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो ऐसा कभी नहीं करना। आगे मैंने अगली 2 टाइप्स बताई हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि एक वो जो लाइक आप पढ़ते हो मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, हेट्रोटॉमिक पढ़ते हो ना। तो यहाँ पे आपके पास है मोनो यानी कि होमोपोलीमर, सेम पॉलीमर्स, और हेट्रो मीन मैनी। हेट्रो में मैंने एग्जांपल दी अमाइनो एसिड की, लाइसिन है, वेलिन है, हिस्टिडीन है, ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है आपके पास। सो ये क्या है, ये आपके पास डिफरेंट अमाइनो एसिड हैं जो जुड़ते हैं। और मैंने होमोपोलीमर में एग्जांपल दी है विनाइल क्लोराइड की, कि ये यूनिट अपने आप को बार बार रिपीट करता है। देन हम बात करते हैं केमिकल नेचर की। अब केमिकल नेचर देखें तो हमारे पास 2 किस्म के सबसे ज़्यादा कॉमन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सो यहाँ भी क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सो ऑर्गेनिक की बेस्ट एग्जांपल है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स जो आपकी बॉडी में है, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक की बेस्ट एग्जांपल है सैंड। सैंड इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि सैंड सिलिकॉन ऑक्साइड डाइऑक्साइड है जिसमें रिपीटेड यूनिट्स हैं, ढेर सारे ऐसे लंबे यूनिट्स हैं। और यहाँ पे एक सिलिकॉन की रबर की एग्जांपल दी गई है। क्लियर है? आगे चलूँ, ये बता दूँ। देन ये अपने आप को, ये डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स हैं,
ठीक है। इथाइलिन पॉलीइथाइलिन बनाएगा, ठीक है। प्रोपाइलिन पॉलीप्रोपाइलिन बनाएगा। विनाइल क्लोराइड, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है, पॉली विनाइल क्लोराइड प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ये भी आपके पास मोस्टली प्लास्टिक फॉर्म में आता है। आइसोप्रीन, देन आपके पास ग्लूकोज ये तो डेफिनेटली किससे है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। समझा रही हूँ, अभी आगे हमने आना है, हौसला रखना है, बता रही हूँ। सो अभी मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको पॉलीमर्स की। देन एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड क्या है, आपकी बॉडी में एज लिपिड प्रेजेंट है, ठीक है। देन अमाइनो एसिड, ये यूनिट अपने आप को बार बार रिपीट करता है इन प्रोटीन्स। तो हमने क्या किया है, इसको डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए। ये आपके पास ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, ठीक है। जो आपके पास इनऑर्गेनिक है उसमें आपको मैंने एग्जांपल दिया सिलिका की। देन मैंने बात की है कि आपके पास जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो 2 किस्म के हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में आपके पास बायोपॉलीमर्स आ जाते हैं, सिंथेटिक आ जाते हैं। अब बायोपॉलीमर्स क्या है, आपके पास लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। सिंथेटिक में आपके पास है प्लास्टिक, रबर। इनऑर्गेनिक में आ जाता है डायमंड, ग्रेफाइट, सैंड, बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। अब फैजान ध्यान देना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक यूनिट है ये अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। अब किस तरह से रिपीट करता है ये गौर से सुनना है आपने। ये जो इसका डबल बॉन्ड है ना, ये क्या करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ना। डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। सो एक पाई बॉन्ड जो है, क्योंकि वो डायरेक्ट शेयरिंग से नहीं बनता, ये तो पता है ना कि अगर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन है सो वो दूर दूर की शेयरिंग से ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है। दूर से शेयरिंग करते हैं, डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं होती है। सो उसकी वजह से ये क्या करता है, जब इसको कोई और मिल जाए तो ये वाली दोस्ती तोड़ के इधर दोस्तियां बना लेता है। सो जो आपका डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा ये कि अपने साथ वाले पड़ोसियों से भी क्या करेगा, एक नया बॉन्ड डेवलप कर लेगा। सो इट्स डबल बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल बॉन्ड। और इसके जो कार्बन है वो अपने नेबरिंग एटम से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनता है। और अमूमन जो हमें पॉलीमराइजेशन करवानी है, आपने पीछे भी पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन पढ़े हैं, वो कैसे करते हैं हम, हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर क्यों रिक्वायर्ड है, आपको मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास लाना है। जब तक मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास नहीं आएंगे वो पॉलीमराइजेशन ईजी नहीं होगी। दे शुड बी डायरेक्शनल एंड दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। देन आपके पास है ब्यूटाडाइन। इसमें क्या होगा, इसमें कोई एक, या तो ये वाला या ये वाला, ये क्या करेंगे, ये अपना बॉन्ड शेयर करेंगे किसी और के साथ। अब देखो, अब ये वाला भी समझ लो ये किस तरह से होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसका ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। इस डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। इसने यहाँ शेयर कर दिया, इसने यहाँ शेयर कर दिया। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गए, ये तो अकेले हो गए जिनके ऊपर मैंने स्टार लगाया। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप कर देते हैं। सो अगर आप ये देखो, ये लिखा हुआ है CH2 CH, ये नया डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से डेवलप होता है, ठीक है। जो ये कोनों वाले हैं वो तो अपने नेबरिंग एटम से या नेबरिंग मॉलिक्यूल से दोस्ती कर लेंगे। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन अकेले हो जाते हैं इसलिए ये आपस में बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ तब भी बता दो, क्लियर हो गया है तब भी बता दो, ठीक है। फिजान इसके बाद मैं वो स्ट्रक्चर पे आ रही हूँ। मैंने आपका क्वेश्चन इग्नोर नहीं किया, वो इस अगली स्लाइड पे है। सो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, डोंट टेक टेंशन फॉर दैट, ठीक है। MW इज, बताती हूँ मैं, ये अभी छोड़ दूँ थोड़ी देर के लिए। MW इज बेसिकली मोलेकुलर वेट, कि इनका जो वेट होता है वो 28,000 होता है। जैसे प्रोटीन्स को हम बोलते हैं कि ऑलमोस्ट इट इज़ ग्रेटर देन 10,000 AMU। सो यहाँ पे ये 2 लाख से ज़्यादा है और ये 28,000 से ज़्यादा है, ये मतलब है इसका, ठीक है। दोबारा बता दूं, फिजान ये बताया है कि ये जो आपके डबल बॉन्ड्स हैं ये सिंगल बॉन्ड में किस तरह कन्वर्ट होते हैं, ये बताया मैंने। सो डबल बॉन्ड में ये होता है कि आपके पास जो पाई बॉन्ड है वो डायरेक्ट ओवरलैपिंग से नहीं बनता, वो दूर दूर की दोस्ती होती है। पाई बॉन्ड दूर दूर की दोस्ती है, ठीक है। और उसमें ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूट सकता है इजीली, पाई बॉन्ड। अब क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या करेगा, ये यहाँ से टूटेगा और नेबरिंग एटम्स के साथ दोस्ती कर लेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन इस पड़ोसी से, ये इलेक्ट्रॉन इस पड़ोसी से। तो ये यूनिट अपने आप को बार बार रिपीट करेगा, ठीक है।
फैजान बात बोलूँ, माइंड ना कीजिएगा, लेट मी स्पीक। बात ये है, आपको मेरी समझ नहीं आ रही है बात ये है कि आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, आप कॉलेज में उससे थोड़ा सा लैक कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको अगले रिएक्शन थोड़े समझ नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि आपका ज़्यादा ध्यान कॉलेज की तरफ था। अब ये जो है ना, ये ऑर्गेनिक से हटके है थोड़ा, इसलिए आपको ईजिली समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपके पास इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। सो ये जो कोनों वाले हैं वो तो पड़ोसियों से दोस्ती कर लेंगे। अब ये जो घर में है दोनों, ये क्या करेंगे, ये फिर आपस में एक नया पाई बॉन्ड डेवलप कर लेंगे, ठीक है। इसलिए द सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। जी फैजान, आपका क्वेश्चन आ गया हुआ है कि आप इसका स्ट्रक्चर एक दफ़ा रिपीट कर दें। तो स्ट्रक्चर इसका एक है लीनियर, यानी कि स्ट्रेट चेन, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो हाइड्रोकार्बन्स में स्ट्रेट चेन है, कार्बन की बड़ी स्ट्रेट चेन है। एक वो है जिसमें ब्रांचेस लगी हुई हैं, यानी कि आपके पास ये अगर स्ट्रेट चेन जा रही है, सो ये वाली और ये वाली क्या है, इसकी ब्रांच है, ठीक है। अब अगर ब्रांचेस में दोस्ती हो जाए, यानी कि दो आपके पास थी, यहाँ पे भी एक थी और यहाँ पे भी एक थी। अब इसने क्या किया, इसने इन दोनों ने ब्रांचेस ने दोस्ती कर ली। जब ब्रांचेस ने दोस्ती कर ली तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क, ठीक है। क्लियर है? आगे बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। सॉरी, व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ये है आपके पास कि कोई यूनिट अपने आप को कितनी दफ़ा रिपीट करता है। कोई यूनिट अपने आप को कितनी दफ़ा रिपीट करता है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज कि कोई यूनिट अपने आप को कितनी दफ़ा रिपीट करेगा। सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। लाइक अभी मैंने कहा कि आपके पास जो प्रोटीन है वो 10,000 टाइम एक यूनिट अपने आप को रिपीट करता है। 10,000 AMU मोलिकुलर वेट इसका होता है, नॉट 10,000 टाइम बट 1000 टाइम तो वो अपने आप को डेफिनेटली रिपीट करेगा। सो हर चीज़ अपने आप को एक स्पेसिफिक टाइम पे रिपीट करती है, एक मिनिमम नंबर होता है। सो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन अ पॉलीमर चेन फॉर्म इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि वो यूनिट कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। अब इसका पता कैसे लगाते हैं? लाइक मैं कहती हूँ पॉलीइथाइलीन है मेरे पास, ये एक यूनिट n टाइम्स रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब मैं कहती हूँ कि मुझे इसका मोलेकुलर वेट भी पता होना चाहिए, मुझे इसके डीपी भी पता होना चाहिए, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, वो डीपी नहीं जो आप लोगों ने लगाई हुई है अपनी, ठीक है। ओके, फैजान पूछे मैम कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं? ये आपके मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। लाइक एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, एक कार्बन के साथ मैक्सिमम, अगर आप इस पॉलीइथीन की स्पेसिफिकली बात करो तो इसमें 2 होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इसने अपने पड़ोसियों से दोस्ती करनी होती है, तो मैक्सिमम एक जो आपकी पॉलीमर है, पॉलीमर की बात कर रही हूँ, उसमें एक के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन अगर आप कोनों वाले की बात करो तो डेफिनेटली उसमें ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, 3 हो सकते हैं। So where MO is the molecular weight of monomer, strength of polymer can be increased by increasing DP। अगर तो पोलीमर बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली वो हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि बड़ी चीज़ जो होती है वो क्या, अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हों तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, उनके दरमियान ज़्यादा दोस्ती हो जाती है, मजबूत हो जाते हैं। लेकिन अगर पोलीमर मोनोमर्स कम है, यानी कि उसकी डीपी थोड़ी है, तो फिर क्या होगा, वो सॉफ्ट होंगे, जैसा रबर है आपके पास। खैर रबर में एक और फैक्टर भी है, वो मैं आपको जब रबर हम पढ़ेंगे तब बताऊँगी। रबर भी हमने पढ़ना है, डोंट वरी। चलें जी, अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। लाइक मेरे पास जिस तरह हमने इथाइलिन के ऊपर एग्जांपल की थी, उसका जो मोलिकुलर वेट है वो 28,000 है। ये मुझसे पूछा था किसने, मुकद्दस ने, ये कि MW क्या है, ठीक है। लाइक इसका 28,000 है और इसके अंदर आपके पास एक जो यूनिट है उसका वेट है 28। तो वो कहते हैं जी बताएं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है इसकी। एक यूनिट, ठीक है, दिस इज फॉर 1 यूनिट, दिस इज फॉर n यूनिट्स, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स के लिए और एक मॉलिक्यूल के लिए। सो मैंने अगर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का फाइंड करनी है कि एक में कितने आ सकते हैं, कितनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपल डिवाइड कर दूंगी मोलेकुलर वेट को अपने एक यूनिट के मोलेकुलर वेट से, ठीक है। सो मैंने डिवाइड किया 28,000 को 28 से, तो मेरी कितने मोनोमर्स आए इसमें, 1000 मोनोमर्स ने अपने आप को रिपीट किया, ठीक है। तब जाके उसका वेट कितना हुआ, 28,000। एक यूनिट का कितना था, 28, तो 1000 का कितना होगा, 28,000, इजी, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का अमूमन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन।
देन हमने बात की थी होमोपोलीमर्स की, हेट्रोपोलीमर्स की। सो आपके पास होमोपोलीमर्स वो हैं जिनमें एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है। मोनोमर्स ऑफ द सेम रिपीटिंग यूनिट्स लाइक ए सेम है, लाइक पोलीविनाइल क्लोराइड, या ये आपके पास पॉलीइथाइलिन था, ठीक है। देन कोपोलीमर जिसमें दो आते हैं। सो अगर इसके लिए अगर आप अपनी बुक खोलो तो मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार होंगी, काइंडली अपनी बुक खोलिएगा और उसका पेज नंबर, क्योंकि इतना लंबा स्ट्रक्चर मुझसे नहीं बनेगा, पेज नंबर है 270 पेज नंबर। सो अब प्लीज़ वो खोलें और ताकि मैं आपको वो समझा सकूँ। देन कोपोलीमर में एक यूनिट के बाद डिफरेंट यूनिट आ गया, दो डिफरेंट यूनिट, को मतलब दो साथियों के दरमियान होता है ना, कोऑर्डिनेशन, कॉपरेट, कंपनी। सो दो लोगों के दरमियान जो दो डिफरेंट यूनिट अपने आप को रिपीट करते हैं। टर का मतलब होता है तीन, जब तीन यूनिट अपने आप को रिपीट करेंगे। और आपके पेज नंबर 270 पे ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, ठीक है। सो आप लोग वहाँ से कर लो आज के दिन के लिए, ठीक है, क्योंकि आई कांट ड्रॉ इट ओवर हियर, सिर्फ आज के दिन के लिए आप बुक से देख लो, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट वन, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट वन। इसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। अच्छा, आई नो आप लोगों ने तजर्बे बड़ी दफ़ा किए होंगे। आपके घर में प्लास्टिक होता है ना, कभी वो आग के पास रह जाए या उसमें आप गर्म पानी डालो तो क्या हो जाता है, वो नरम सा हो जाता है, बिल्कुल, है ना, हो जाता है ना नरम, जब प्लास्टिक को आप हीट करते हो। अब वो नरम होने के बाद सख्त हो जाता है, जब वो ठंडा होता है, जब वो ठंडा होता है सख्त हो जाता है। वो कहते हैं कि ऐसा प्लास्टिक जो कि ठंडा करने पे सख्त हो जाए और गर्म करने पे नरम हो जाए, बार बार गर्म करोगे नरम हो जाएगा, ठंडा करोगे सख्त हो जाएगा, गर्म करोगे नरम हो जाएगा, रिपीटेडली बार बार वो अपने आप को क्या कर रहा है, ठंडा हो रहा है गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है गर्म हो रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, नरम हो रहा है और सख्त हो रहा है। सो उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ऐसा प्लास्टिक दैट कैन बी सॉफ्टन्ड और हार्डन्ड बाय हीटिंग और कूलिंग, या तो उसको हीट करने से या उसको कूल करने से वो ठंडा नरम या सख्त हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। जबकि थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिकली इसके एग्जाम्पल, अगर आपके घर में वो जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं ना, जो प्लास्टिक के बहुत बड़े बड़े पाइप्स होते हैं वो वाले, अगर आप उनको हीट करो तो वो एक ही दफ़ा नरम होके सख्त हो जाते हैं, उसके बाद उनको नरम करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो पोलीमराइजेशन की जैसा ब्रांच क्रॉस लिंकिंग है ना, वो चेंज हो जाती है। द क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर चेंज, जिसकी वजह से वो दोबारा सॉफ्ट नहीं किए जा सकते। थर्मोप्लास्टिक में वो सेम रहती है, इस वजह से उसको हम सॉफ्ट और हार्ड कर सकते हैं। सो थर्मोप्लास्टिक हमारे पास वो हैं, सम पॉलीमर्स व्हेन हीटेड बिकम सॉफ्ट एंड मोल्डेड इनटू शेप दैट कैन रिटेन ऑन कूलिंग। पीवीसी जो आम नॉर्मल पाइप है, नायलॉन, सीलिंग वैक्स, ठीक है, वैक्स होती है आपके पास। और उसके बाद थर्मोसेटिंग है। थर्मोसेटिंग में आपके पास पॉलीएस्टर आ जाता है, जो मैंने आपको कहा जो आपके घरों में यूज होते हैं बड़े वाले, ठीक है। और दूसरा पॉलीएस्टर होते हैं पैकिंग मटेरियल, आप इसको बोलते होगे। पैकिंग मटेरियल की एग्जांपल दूं, जिसके फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई डिनर सेट आता है, कोई टीवी आता है, कंप्यूटर आता है, वो सारे के सारे एक फॉर्म से मटेरियल में, फॉर्मिक मटेरियल में होते हैं। सो वो आपके पास पॉलीएस्टर होता है। दूसरा, सो ऑन हीटिंग पॉलीमर अंडरगो केमिकल चेंज, शेप बदल गई, और इसको दोबारा हम रिवर्सिबल नहीं है, ये आपके पास क्या है, रिवर्सिबल है। आज की राइटिंग के लिए माफ़ कर दीजिएगा मुझे। और ये आपके पास क्या है, इरिवर्सिबल है। क्लियर? सो थर्मोप्लास्टिक ये एक डिफरेंस की फॉर्म में आ गया है। सो अगर कभी आपको क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज़ इसको डिफरेंस की फॉर्म में इस तरह लिखना है, इस तरह नहीं लिखते डिफरेंस की फॉर्म में, ठीक है। इस पर आपको नंबर मिल जाते हैं पर पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। जब डिफरेंस आता है तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। सो दे सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग, जबकि ये एक दफ़ा जब इसको आप हार्ड कर लेते हो फिर ये सॉफ्ट नहीं होते। दे कैन बी रीशेप्ड एंड रिसाइकल, दे कैन नॉट बी रीशेप्ड। क्यों? क्योंकि आप इसको सॉफ्ट कर ही नहीं सकते दोबारा। इट इज़ फॉर्म बाय एडिशन पोलीमराइजेशन, इट इज़ फॉर्म बाय कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन। ये हम लोगों ने कल पढ़ने के एडिशन और कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन क्या होती है।
दे आर लीनियर इन स्ट्रक्चर, मोस्टली इनका लीनियर होता है, तभी वो अपने आप को स्ट्रक्चर चेंज करना, क्रॉस लिंकिंग डिफर नहीं करती है, स्ट्रक्चर बदलता नहीं है। सो इसलिए इसको रिसाइकल करना ईजी है। जबकि इस केस में आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, क्रॉस लिंकिंग भी होगी और आपके पास ब्रांच स्ट्रक्चर भी होगा, जिसकी वजह से ये रिसाइकल नहीं हो सकता। दे आर सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वाइल दे आर इनसॉल्युबल, इसको डिजोल्व करना बड़ा मुश्किल है। दे आर मोल्डेड आर्टिकल्स आर टेकन। मोल्डेड आर्टिकल्स क्या होते हैं? ये डिफरेंट, लाइक आपके पास प्लास्टिक है ना, उसकी कटोरी भी बना सकते हो, उसका ग्लास भी बना सकते हो, उसकी प्लेट भी बना सकते हो। जबकि यहाँ पे अगर आपने उसको एक दफ़ा हीट कर लिया तो फिर आप उसको रीशेप नहीं कर सकते। लाइक ग्लास है ना, पोलिस्टाइरीन, आप उसको हीट कर लो तो फिर क्या होगा? फिर वो दोबारा अपनी असल फॉर्म में नहीं आएगा। आपको पता है वो फॉर्म्स जो गोल गोल से वो छोटे छोटे मटीरियल होते हैं, वो क्या होते हैं? वो अपनी शेप बदल लेते हैं। ठीक है। देन पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, पीए, और इसकी एग्जांपल है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, नायलॉन 66। क्लियर? क्वेश्चन पूछूं? ओके, थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग होते हैं लाइक आपने किसी चीज़ को हीट कर दिया, आप दोबारा नहीं उसको चेंज कर सकते। लाइक मैं कहती हूँ कि आपके पास जो डिफरेंट प्लास्टिक की शेप्स हैं, प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं, वो प्लास्टिक दोबारा पिघला के आप उसे नया बर्तन बना सकते हो। ठीक है। थर्मोसेटिंग में ये नहीं होता। जब आपने एक दफ़ा थर्मोसेटिंग वाले प्लास्टिक को पिघला दिया तो फिर उसको उसकी शेप को उसको मोल्ड करना या उसकी शेप को डिफर करना मुश्किल हो जाता है आपके पास। ठीक है। उसकी शेप को रीशेप करना उसको मुश्किल होता है आपके पास। जबकि थर्मोप्लास्टिक में जो आम प्लास्टिक है, आपके घरों में भी होता है, जब आप उसको हीट करते हो वो दोबारा से उसकी हर शेप बन जाती है। इस केस में वो शेप नहीं बनती है। वो क्यों होता है? क्योंकि जी वो थर्मोप्लास्टिक है मुकद्दस, जो आप घर में प्लास्टिक बॉटल यूज़ करते हो वो थर्मोप्लास्टिक है। वो आपके पास पीवीसी की मोस्टली होती हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती हैं। भूल गई हूँ मैं क्या बात करती थी। हाँ, उसके अलावा जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसकी चूंकि केमिकल चेंज है इसलिए ये इरिवर्सिबल है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक सेटिंग थी, आपने वो सेटिंग, ऐसा हो सकता है कि प्लास्टिक को हीट किया जाए और वो सॉफ्टन ना हो। हाँ, इस केस में ये सॉफ्टन दोबारा नहीं होते हैं। एक दफ़ा होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद उनकी बॉन्डिंग बदल जाती है, उसको रीशेप करना मुश्किल होता है। ये वाले जो हैं, अब ये गौर से पढ़ना, दे आर फ्यूजिबल, इनको मेल्ट कर सकते हो और इनिशियल हीटिंग, लेकिन अगर आप उनको दोबारा मेल्ट करने की कोशिश करोगे तो ये मेल्ट नहीं होंगे, ये हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये बता रहे हैं वो। क्लियर है? राना लिया खान है जी। राना कहाँ से हैं आप? और इसकी एग्जांपल ये देखो, नायलॉन 66। नायलॉन 66 की अगर मैं एग्जांपल दूं, नायलॉन 66 के कॉमन एग्जांपल मुझे खुद भी नहीं आ रही अभी तो। नायलॉन 66 किस में यूज़ होता है? एक तो दूसरा नायलॉन है ना, नायलॉन आपको पता होगा, मेरे से ज़्यादा पता होगा आपको नायलॉन क्या होता है। नायलॉन की रस्सियाँ होती हैं जो चारपाइयों में डालते हैं। नायलॉन की चारपाइयाँ भी इवन होती हैं, वो जो प्लास्टिक सी होती हैं। जब आप उसको बर्न करते हो ना, वो बड़ा हार्ड सा मटेरियल बन जाता है। रबड़, बड़ा ही हार्ड रबड़ बन जाता है। रबड़ नहीं होता दो, वो बड़ा ही हार्ड सा मटेरियल बनता है, उसको हीट नहीं कर सकते हो। ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन पूछूं? चलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैक्रोमोलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एट व्हाट? स्मॉलर यूनिट्स को क्या कहते हैं? देखते हैं जी आज कौन पहले जवाब देगा हमें इस बात का। हाँ जी फैजान, बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाता है हीटिंग से। वो मैंने कहा है एक दफ़ा सॉफ्ट होगा, जब आप उसको दोबारा हीट करोगे तो वो सॉफ्ट नहीं होगा। ठीक है, वो उससे ज़्यादा हार्ड होता जाएगा, उसका स्ट्रक्चर ऐसे 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 होता जाएगा। प्लास्टिक की चारपाई इज अलग, नायलॉन की चारपाइयाँ इज अलग। डोंट मिक्स प्लास्टिक एंड नायलॉन।
नायलॉन का जब टॉपिक पढ़ेंगे ना, मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखाऊंगी, ठीक है। या आप लोग ऐसा कैसे होता है, हाँ ऐसा कैसे होता है तो मैं वो बताती हूँ आपको रीज़न। ऐसा इसलिए होता है हमारे पास क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बदल गया ना। देखो, आप लकड़ी को जलाते हो, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है और राख बनती है, ऐश बनती है। क्या आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हो? क्या आप राख, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के वुड बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। उसका स्ट्रक्चर बदल गया, उसकी शेप बदल गई, उसकी बॉन्डिंग बदल गई, ठीक है। जबकि आपके पास यही चीज़ अगर यहाँ पे हो, लाइक मैं सॉल्ट एसिड और ओके सी मोनोमर, बहुत सारे स्टूडेंट ने सॉरी हमें आंसर किया हुआ है, जिसमें राना, विशा, फैजान और सबसे पहले किसने किया था, कौन था विनर? सी, मुकद्दस वॉज विनर जी। सी इज द राइट आंसर। अभी फैजान आपकी बात सॉरी काट रही हूँ मैं। देन सेकेंड है, अ डैश पॉलीमर इज वन विच गेट परमानेंटली हार्ड बाय हीटिंग। अच्छा फैजान, मैं बात करी थी ऐसा क्यों होता है। हाँ, अब देखो आपके पास वो लकड़ी जल गई, वो वापस नहीं आएगी। यहाँ भी आपके पास केमिकल चेंज हुआ है, उसकी बॉन्डिंग टूट गई है, वो बॉन्डिंग दोबारा डेवलप ही नहीं कर रहा, वो एक नया कंपाउंड बन गया है, इस वजह से वो हार्ड हो गया है, वो अपने आप को रिवर्स नहीं कर पाता, ठीक है। फैजान ये क्या लिखा है, पॉलीमर्स आर पॉलीमर्स, ये क्वेश्चन जरा दोबारा बताएं। चलिए जी, बाकी लोगों से क्वेश्चन है कि क्या है इसका आंसर, क्या वो थर्मोसेटिंग है या थर्मोप्लास्टिक है या फिर प्लास्टिसाइजर्स है, या इनमें से सारे ऑप्शन गलत हैं। सो हमारे पास क्या आंसर है इसका, ए विशा से पहले फैजान ने सबसे पहले आंसर दिया, वाह जी वाह। आज तो फैजान आपने फट्टे चक दे, चक्के फाट कह रही हूँ, फट्टे चक दे। Then third one is okay, all are correct answer, very nice. Then a dash polymer is one which can be softened or hardened by heating and cooling. Again and again आप उसको soft और hard कर सकते हो, वो कौन सा होता है? फिजान एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगी आपको कल, लेकिन आज नहीं, कल बताऊंगी, वो करना, क्योंकि अभी टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। वो करना तो फिर आपको समझ आ जाएगी कैसे होगा। डांट पड़ेगी घर में, तो हौसला रख के, और किसी को बता देना कि मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बताए बगैर मत करना प्लीज़। तो आप उस चीज़, आपको ये भी बता दूंगी वो चीज़ कहाँ से मिलती है, ताकि आप उसको इजीली बर्न करो और आपको पता लगे कि किस तरह केमिकल चेंज है, ठीक है, क्लियर है जी। इसका आंसर है थर्मोप्लास्टिक, बी विशा। वाह, इस टाइम विशा ने सबसे पहले आंसर दिया बी, थर्मोप्लास्टिक। नाइस, वेरी गुड जी। क्लास को करते हैं यही ख़त्म, लेक्चर हुआ ख़त्म, मिलते हैं कल। और कल हम फैज़ान की जो एग्जाम्पल है ना, उसको वो आंसर भी बताएंगे कि फैज़ान ताकि प्रैक्टिकल कर सके, ताकि डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। सब ना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल। और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनसे डेफिनेटली हम बायो की क्लास में मिलेंगे, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।